हाय फ्रेंड्स, अभी अपने पास Realme 13 Pro का मॉडल है। एज मॉडल का है डिस्प्ले। इसका देखो बोर्ड तो एकदम फ्रेश है, बाकी इसमें दिक्कत क्या है, ये डेड कंडीशन में है। ठीक है, तब ये डेड कंडीशन में आया तो है अपने पास, बाकी ये नीचे गिरा हुआ फ़ोन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सब बेंड है। ठीक है ना, यहाँ पर भी बेंड है। तभी इसका जो कंडीशन है ना, बहुत बुरा कंडीशन है। बोर्ड तो पूरा बेंड है। अब इसमें इसका पहली बात तो चेक करेंगे ये डेट कैसा है, इसका कारण तो इसका पता है कि नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें फॉल्ट कहाँ से हो सकता है तो उसको भी देख लेंगे। और इसमें देखो ये बोर्ड जो है ना, यहाँ से वी टाइप में जैसे दिख रहा है, यू टाइप में, तो कैसा हो गया, ये बोर्ड थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बेंड है। और इसका जब पैनल बिनल देखेंगे तो इसका तो समझ लो हालत ही ख़राब है। ठीक है, तो फिर भी देखेंगे, अभी दुकान से आया हुआ है अपने पास, अब इसको ट्राई करेंगे। सबसे पहले इसका स्टेप क्या होगा चेक करने का। अब इसमें दिक्कत कहाँ से हो सकती है, कैसे हो सकती है, ठीक है, चेक करने का तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा। उस तरीके से आप चेक करोगे तो आपको इजी तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि इसमें फॉल्ट क्या है, क्या इसमें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, अभी आईसी लेवल में अगर फॉल्ट होगा तो अपन इजीली बना सकते हैं। अगर इसका जो प्रिंट डैमेज होगा तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अपन एक बार चेक कर लेंगे इसका डीसी से। पहले तो सबसे पहले अपन कनेक्टर पे चेक करेंगे इसका जीआर। यहाँ पर जीआर सब ओके मिला तो उसके बाद ना डायरेक्ट डीसी से अपन चेक करेंगे ये क्या रीडिंग ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ पहला स्टेप है और स्टेप अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग को मीटर की तरफ लेके चलता हूँ। मल्टीमीटर को मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, पहले मल्टीमीटर को चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर से पहले अपन इसका जीआर चेक कर लेंगे। सबसे पहला तो मल्टीमीटर से इसका जीआर पहले चेक कर लेंगे। अब देखो मल्टीमीटर मैंने रखा हूँ, फुल साइज वाला मल्टीमीटर है। तो इसका जीआर चेक करेंगे सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे जीआर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो 413 बता रहा है इसका जीआर रिवर्स में, और फॉरवर्ड में 1318। तो इसका जीआर तो ठीक है। तो यहाँ पर कोई शॉर्ट ना लीकेज कुछ है। ठीक है, बस अपना जो बोर्ड है बेंड है और पूरी तरीके से बोर्ड डेड कंडीशन में है। तो अब इसमें डीसी का जो रीडिंग लेना है तो कैसे लेंगे, क्योंकि इसका जो बैटरी कनेक्टर है ना, ये बैटरी कनेक्टर तो अभी तो मार्केट में आया नहीं है जो अपन लगा के चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए एक जंपर मारेंगे। ठीक है ना, एक जंपर मारेंगे वी बैट पे। तो ये वी बैट का लाइन है, एक जंपर मार के और इसको लाइन दे देंगे डीसी में। ठीक है, डीसी में लाइन देके फिर इसको इस तरीके से भी आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे देखो मैंने डीसी में प्लस को दे दिया, माइनस को यहाँ पर दे देंगे। कहाँ भी दे दो, माइनस तो माइनस होता है, कहीं भी दे सकते हो, माइनस का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, माइनस को भी दे दिया। अभी अपन को ट्रिगर करना है। सबसे पहले इसमें तो वोल्टेज देना है। ठीक है, डीसी का वोल्टेज, मैं अभी डीसी का वोल्टेज ऑन किया हूँ, डीसी का वोल्टेज दिया हूँ। अब इसमें चेक करेंगे ट्रिगर करके कि इसमें क्या रीडिंग ले रहा है। तो देखो अपना ट्रिगर करने के साथ ही रीडिंग 300 तक गया और 74 में स्टक हो गया। ठीक है ना, देखो अभी फिर वापिस से 200, 250, 300 जा रहा है, बाकी ऐसे हाथ लगाए तो स्टक हो जा रहा है ना। रीडिंग बूट होने के लिए जा रहा है, बाकी स्टक हो जा रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, ड्राई सॉल्ट हो सकता है ना। तो अभी देखो इसमें ना सीपीयू यहाँ पर है, कॉलकॉम का सीपीयू है, सीपीयू, रैम और यूएफएस, ये तीनों भी जो है सेपरेट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर तो देखो जितना भी वोल्टेज है, मेरे को तो लगता नहीं कि वोल्टेज डैमेज हो सकता है। ठीक है, फिर भी एक बार ये सील्ड खोलने के बाद अपन जो है उसका बाजू में जितने कंपोनेंट लगे हैं
उसका जीआर चेक कर लेंगे। अगर वहां तक का जीआर मिल गया अपने को तो वोल्टेज भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर वोल्टेज नहीं मिलता है वो बात की बात है। बाकी इसको जो भी है अपने को ड्राई सॉल्ड ही हुआ होगा, क्योंकि मार तो लगा हुआ है, बेंड यहाँ पर भी हुआ है। तो अपन सबसे पहले रैम को रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रैम को, उसके बाद देखेंगे फ़ोन अपना क्या कंडीशन में आता है। तो अभी जो है स्टक पे है, अभी देखो थोड़ी देर छोड़े तभी 88 पे स्टक पे आया है। तो ये थोड़ी देर तक छोड़ने के बाद भी अपने को रिजल्ट मिल जाता है ना। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये सील्ड को पहले मैं निकालता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया हूँ, चार्जिंग स्ट्रिप लगा दिया हूँ, ठीक है। तो अभी इसका जो है ना सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेंगे। सीपीयू के पास पहले तो रैम के पास चेक कर लेते हैं, फिर सीपीयू के पास भी चेक कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले वोल्टेज चेक करने का तरीका देखो। सबसे यहाँ पर तो ये चार्जिंग का है, तो यहाँ पर अपना यूपीएच वोल्टेज जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो 1.1 वोल्टेज भी मिल रहा है, यहाँ पर भी 1.1 वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर भी 1.1 वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर 0.5 वोल्टेज मिल रहा है, 0.5 वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर भी 0.5 वोल्टेज मिल रहा है अपने को, यहाँ पर भी 0.5 वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर 1.1 वोल्टेज मिल रहा है, और इस पे 3 वोल्टेज तक का मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। इसके बीच में जो ये है इसको भी देख लेंगे, 0.6 है, यहाँ पर 1.1 वोल्टेज है। तो अपने को सबसे पहले ऐसे केस में ना वोल्टेज चेक करना बहुत जरूरी है। कभी वोल्टेज अगर कभी अपना मिसिंग हुआ तो अपना आईसी तो काम नहीं करेगा ना। ये चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। काम करने से पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पहले समझना जरूरी है, उसको आईसी को मिलना जरूरी है। जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आईसी एक्टिवेट कैसे होगी, ठीक है। तो अपने को एक बार देख लेना चाहिए है ना। इसका डायग्राम मैं तो देखा नहीं अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1.3 वोल्टेज मिल रहा है जो सीपीयू के पास है। तो ये यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहा है, तो अपने को ये इतना तो कंफर्म है कि ये वोल्टेज से कुछ फॉल्ट नहीं है, ठीक है ना। जितना भी वोल्टेज है जो बनना चाहिए, जनरेट होना चाहिए, वो तो जनरेट हो रहा है। फिर भी अपने को चेक करने का जो प्रोसेस है वो चेक करना जरूरी है ना। तभी यहाँ पर देखो यूएफएस के पास भी चेक कर लेंगे कि कोई वोल्टेज अपने को मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो एक बार क्या ये वीडियो में रिकॉर्डिंग हो गया तो अपने को मालूम पड़ जाएगा। और बहुत से भाई के पास अगर समझ लो ऐसा कुछ केस आया तो यहाँ पर कोई दूसरा कुछ फॉल्ट आया, देखो यहाँ पर 1.8 भी मिल रहा है और यहाँ पर 1.3 भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये यूएफएस के पास भी वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो अपना वोल्टेज का कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बोल रहा था ये क्या, कभी अगर किसी का डेड फोन आया, मतलब कुछ और फॉल्ट से आया, तो उनके पास समझ लो डायग्राम नहीं है, तो ये वीडियो देख के भी काम कर सकते हैं ना। तो अभी अपने को 1.8 यहाँ पर भी मिल गया है, यहाँ पर 2.4 वोल्टेज भी मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.1 वोल्टेज भी जनरेट हो रहा है और यहाँ पर 1.7 वोल्टेज भी जनरेट हो रहा है। मतलब यूएफएस को वोल्टेज जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है, और रैम को जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो भी जनरेट हो रहा है, सीपीयू को जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो भी जनरेट हो रहा है। तो अभी अपन सबसे पहले सीपीयू को रिवॉल्व करके देखेंगे, फिर भी अगर सेम रहा उसके बाद अपन रैम को रिवॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे। और इसका जो ब्लैक पेस्ट है ना बहुत हार्ड होता है। बहुत से भाई कुछ बोले, मुझे मैसेज भी किए थे क्या ब्लैक पेस्ट पे जो हार्ड पेस्ट होता है रियलमी ओप्पो है ना, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, वो सीपीयू को उठाने का वीडियो बनाओ। तो मैं उसके ऊपर वीडियो आज बना रहा हूँ। और वैसे भी डेड फोन है, चेक कर लेंगे कैसा है क्या नहीं है, उसको भी पता कर लेंगे। तो इस पर कैसा काम करना चाहिए और क्या टेम्परेचर रखना चाहिए जो ब्लैक पेस्ट को निकालने के लिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो ग्लू है साइड में, जो ब्लैक पेस्ट ग्लू है
इसको निकालना है। पहले सबसे पहले इसी को काटना है। तो इसको काटने के लिए मैं हीटिंग वही जो हमेशा ग्लू इसका है ना हार्ड होता है, तो मैंने इसको ना हीटिंग 330 रखा हूँ और 60 AR रखा हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं, क्योंकि ये वाकई में ग्लू थोड़ा हार्ड ही होता है, इसका जो ब्लैक पेस्ट होता है ना हार्ड होता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ग्लू को ही निकाल देंगे। और इसमें खाली ये जो ब्लोअर जो है ना, अपना हॉट गन जो है ना, यहाँ घुमाते ही रहना है, एक ही तरफ नहीं रखना है। ठीक है, और इसको जो 330 में करोगे ना, तो क्या होगा, अपना सीपीयू का जो ग्लू, सीपीयू जब उठाने के टाइम पे ना थोड़ा सीपीयू भी हीट हो जाएगा, तो अपने को आसान नहीं लगेगा सीपीयू उठाने के लिए भी। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जो है वहाँ का ग्लू काटा है। ग्लू काटने के टाइम पे देखो ग्लू अंदर से बाहर आ रहा है ना, तो ये ड्राई सॉल्ट ही केस है। बाकी नीचे गिरा हुआ है, बाकी गिरने के बाद तो फिर ड्राई सॉल्ट तो होता ही है, नहीं गिरे तो भी ड्राई सॉल्ट होता है। तब ये गिरा हुआ सेट है, तो फिर ये बोलने की बात ही नहीं है, सीधी सी बात है कि ये ड्राई सॉल्ट केस है, या तो फिर अंदर से प्रिंट डैमेज है, कुछ भी हो सकता है। जब तक अपन सीपी नहीं उठाएंगे, जब तक अपने को पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सीपी उठाने के बाद अपने को मालूम पड़ जाएगा। अगर इसमें कोई प्रिंट भी डैमेज होगी तो उसको भी बनाना पड़ेगा ही। ठीक है ना, क्योंकि अपने जो रीडिंग डीसी रीडिंग देखे थे ना, जो 70 थोड़ी देर छोड़े तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 88 में आके स्टक हुआ है ना। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि रीडिंग के बेस पे ही अपन काम करते हैं। तो रीडिंग के बेस पे रीडिंग को ना हमेशा नोट करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि ये रीडिंग, ये मॉडल में ये सब इशू आता है, ये इशू आया तो उसको किस तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो ये सब चीज़ का ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें मैं ट्रिक्स आप लोग को बताते रहूँगा, तो आप लोग भी वीडियो में स्किप करे बिना बने रहोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको चारों वजह से सिर्फ घुमाना ही है। पहले तो मेल्ट करना है सीपीयू को। सीपीयू का जो बॉल है नीचे से, उसको पूरे अच्छी तरह से मेल्ट कर देना है। जब तक वो मेल्ट जैसा नहीं लगेगा, जब तक अपने को स्क्रैबर अंदर नहीं डालना है। थोड़ा सा ऐसा पंचर कर सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा करके आप आराम से ऐसा देखो, ऐसा करके चेक कर सकते हो। जैसे अभी जो मैं चेक कर रहा हूँ, तो देखो अंदर का बॉल जब बाहर आ रहा है ना, तो अपने को समझ में आ गया कि ये हीट हो गया अंदर। तो अभी स्क्रैबर को अपन अंदर डाल सकते हैं। बस डालने के बाद ऐसा उठाना नहीं है कभी भी, एक चीज़ का ख्याल रखना। ठीक है ना, स्क्रैबर को अंदर ही रखो तो अच्छे से ये हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो स्क्रैबर अपना कभी भी अंदर जाएगा ना, तो एकदम आराम से अंदर तक जाना चाहिए। तो घुमा लो, उस तरफ कर लिए तो इस तरफ भी कर लो, चारों बाजू से थोड़ा देखो ऐसा। अभी ये देखो कंपोनेंट मिस हुआ निकला ना, तो कंपोनेंट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कंपोनेंट तो जाएगा नहीं किधर शायद, और शायद ऐसा लग रहा भी है कि जा भी सकता है। तो अपन एक थोड़ा सा हल्का सा पेस्ट लगा लेंगे, पेस्ट लगा के फिर वो कंपोनेंट को जो है उसको उसकी जगह पे बिठा देंगे। नहीं तो कंपोनेंट कभी मिस भी हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बाकी है तो ये कैपेसिटर ही, बाकी जो भी है अपना काम अपने को क्लियर रखना है। ठीक है ना, तो अभी देखो आराम से ये साइड में भी थोड़ा सा, जब उठाने के टाइम पे थोड़ा सा ब्लोअर को एक तरफ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका हैंड स्किल के ऊपर है। तो यहाँ पर तो अभी छोड़ते हैं, फिर यहाँ पर वापस से स्टार्ट यहाँ से ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपना स्क्रैबर अंदर चला गया था। तो थोड़ा, क्योंकि ये ब्लैक पेस्ट है ना, वाकई में बहुत हार्ड होता है, थोड़ा टाइट से ही निकलता है। तो इसको आराम से ही करोगे तो सही रहेगा, नहीं तो अंदर का जो प्रिंट है ना, बॉल का जो प्रिंट है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो फ्लक्स तो नहीं लगाना है अपने को, बिना फ्लक्स के ही अपन काम करेंगे। ठीक है, अब ये हल्का से ही अंदर ऐसे इंजेक्ट करते रहो, तो ये पूरा अंदर चला जाएगा तो फिर और सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से भी देखो थोड़ा सा ऐसा
देखते हैं ऐसा उठा के, अगर लूज हो गया देखे ना। बस ये हैंड स्किल का काम है, आप लोग के पास हैंड स्किल अच्छा है तो आप उठा सकते हैं ऐसा। देखो उठा दिया मैंने, देखे। अगर मैं वीडियो नहीं बनाया था ना तो मैं तो उठाता था वैसे ही। बाकी आप लोग को पता ना, जब जब नए बंदे हैं उनको पता नहीं होगा, और कुछ के पैसा भी अगर उठा लेंगे, सीपीयू भी डैमेज होगा प्लस बोर्ड का प्रिंट भी डैमेज हो सकता है। तो इसको उठाने का तरीका यही है। अभी देखो, अब जो भी प्रिंट डैमेज मतलब निकला हुआ होगा वो एनसील भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर डैमेज हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो अपन कैसा बना लेंगे क्योंकि अपने को तो आता है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो वो भी मैं आप लोग को बना के बता दूंगा। बाकी मेरे बहुत सारे वीडियो में है प्रिंट डैमेज होगा तो कैसा बनाना है, ठीक है ना, वो भी बहुत आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए जो पैड आता है ना अपना मैजिक पैड, उससे आप बना सकते हो बहुत आसानी से। नहीं तो फिर आपके पास जंपर मारने का जंपर वायर है जो पतला वाला आता है, मिलता है मार्केट में, वो अगर वायर भी होगा तो भी आप उससे भी बना सकते हो। बस हैंड स्किल का काम है, टेक्निक है, बस और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर एक प्रिंट, दो तीन प्रिंट डैमेज हुआ है तो उसको ये बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डैमेज जो भी हो समझ लो, निकालने के टाइम पे भी डैमेज हो सकता है, या तो फिर नीचे गिरने के बाद से भी डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यही नहीं कि अपने अब हम काम कर रहे हैं तो उसी टाइम पे हुआ होगा, ऐसा नहीं है। ये जो डैमेज जो है ना नीचे गिरने से भी हुआ होगा, तो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो क्या है, डेड फोन है, अपने को सिर्फ इसका फॉल्ट फाइंड करना था, फॉल्ट को फाइंड कर चुके हैं कि ड्राई सॉल्ट है या तो नीचे, ये तो नीचे गिरा हुआ ही फ़ोन है ना, तो ड्राई सॉल्ट होगा या तो फिर लाइन डैमेज होगी। तो बस अपने को प्रिंट बनाना है, जो जो डैमेज रहेगा वो प्रिंट को बनाना है, सीपीयू को रिवॉल्व करना है, फिर इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद जो रिजल्ट है वो देखना है। सीपीयू करने के बाद भी अगर सेम हुआ तो अपने को रैम को भी करना है, फिर भी सेम हुआ तो यूएफएस को भी करना है। बाकी क्या है, सेम कब होगा मतलब कैसा है, रीडिंग तो चेंज होगी, 101% रीडिंग चेंज हो ही जाएगी रिवॉल्व करने के बाद। अगर सेट ऑन नहीं हुआ तो भी डीसी में रीडिंग चेंज होगी, इसके ऊपर कोई शक नहीं है, ठीक है। अभी और अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे, थोड़ा और जूम, ठीक है। तो क्या है, देखो कभी भी काम करने के टाइम पे कभी भी सोचना नहीं है कि हम अपने हाथ से हुआ, अपने हाथ से हुआ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी हुआ तो भी दिक्कत नहीं। जो भी है काम अपने को ही करना है, कोई बाहर वाला के तो काम करेगा नहीं, ठीक है ना। तो देखो इसको साफ करने के लिए भी वही है, एकदम आसान सा तरीका होता है ये सब साफ। तो ये एकदम 20 साल वायर आपका जैसा है वैसे ही होगा साफ, ठीक है ना। तो मैं भी इसको साफ करके वापस से वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि ना बहुत वॉइस है मेरे इधर, ठीक है। तो मैं वीडियो को ऐसे ही रखता हूँ, फिर बाद में वॉइस देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखो सीपीयू का जो जगह है उसको क्लीन कर दिए, और यहाँ पर एक पैड खाली डैमेज था उसको बना दिए, बाकी सब एनसील है, ठीक है। मैंने सब चेक कर लिया, बाकी सब एनसील है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही जो है वो पैड डैमेज हुआ था जो रैम को जा रहा है, और ये सीपीयू रिवॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो अभी सीपीयू को अपने को इंस्टॉल करना है। तो देखो यहाँ पर तो मैंने इसका नोजपैन देखा नहीं था, बाकी इसका नोजपैन यहीं आ सकता है, और नहीं पता चले तो भी ऐसा भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने को ऐसे ही लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेंगे और इसको स्प्रेड कर देंगे। अब जो है सीपीयू को अपने को इसके ऊपर रख देना। अब इसमें मार्क नहीं है, ठीक है, फिर भी अपने गेसिंग के हिसाब से अपन रख सकते हैं। मार्क दिख रहा है बाकी एकदम बारीक सा है, देखो यहाँ पर एक मार्क है, यहाँ का तो पता नहीं, बाकी देखो यहाँ पर भी एक मार्क दिख रहा है ना।
ब्लैक पेस्ट है तो उससे छुप जाता है, तो उसका वो चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो मार्क तो दिख रहा ही है, फिर भी हिसाब से अपन रख लेंगे। देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हल्का सा रखेंगे और यहाँ पर जो मार्क है इसके हिसाब से रखेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर दिख रहा है रजिस्टर बहुत पास में है और वहाँ पर दूर है, थोड़ा सा और आगे खसका लेंगे। ठीक है, अब तो ठीक लग रहा है मेरे को, अब कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और यहाँ से जो थोड़ा सा हल्का सा बस सीधा सीधा रखना है, बस एकदम सही से पॉइंट टू पॉइंट रखोगे ना तो क्या रिवॉल्व करने में, रिवॉल्व इंस्टॉल करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब तो ये ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। तो मैं इसको इंस्टॉल कैसा करता हूँ, एकदम सीधा रखता हूँ ब्लोअर को। ठीक है ना, मैं सीधा रख के 2-3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए ऐसे सीधा रख के घुमाता हूँ पहले। ठीक है, मैंने सीधा रख के घुमा चुका हूँ। अब जो है माइक्रोस्कोप के नीचे है ना, तो क्रॉस में थोड़ा रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में जब रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे ना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कभी भी ना सीपीयू को आप कभी भी बिठाओगे ना, तो उसको स्ट्रेट ही हीट देना हॉट गन से। मेरा तो एक ही रहता है हीटिंग, 330 और 60 आर। देखो अपनी जगह पे आके बैठ गया। अब ये थोड़ा 19-20 भी रहेगा ना तो ये अपनी जगह पे आके बैठेगा। बाकी थोड़ा सा हल्का से सबसे पहले हीट देना है, जो थोड़ा जो नीचे का बॉल है ना वो एक चिप पे बस सॉल्ड हो जाए। फिर बाद में फ्लेक्स डालोगे ना तो ये ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आके बैठ जाएगा। तब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा डांस करा देंगे। देखो थोड़ा सा डांस करा दिया, बस हो गया। अपना ये सीपीयू जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करना है, अपने को डीसी पे इसका रीडिंग चेक करना है। ठीक है, तो अभी जब तक ये बोर्ड ठंडा नहीं होता, ठंडा हो जाने के बाद फिर डीसी में इसका रीडिंग क्या है चेक करेंगे। क्योंकि अभी इसका जो है ना डिस्प्ले पैनल कुछ भी नहीं है, सब टूटा हुआ है। तो उसको चेक करके फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा बोर्ड ठंडा हो जाने दो। ठीक है, अभी डीसी पे रीडिंग इसका चेक करेंगे। ठीक है, मैंने वोल्टेज डीसी से दे दिया हूँ। अब जो है यहाँ पर ट्रिगर करके देखेंगे। देखो ट्रिगर करके देखा हूँ तो अभी ये 146 पे स्टक है। ठीक है ना, पहले 177 था, अभी 155 हो गया, तो अभी भी ये स्टक पे ही है। अपना सीपीयू रिवॉल्व कर चुके हैं, फिर भी ये स्टक पे ही है। अब क्या करना है, अपने को रैम को भी रिवॉल्व करके देखना है। ठीक है ना, तो रैम को रिवॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्या सीन है। क्योंकि इसका जो फिर अगर रैम को रिवॉल्व करने से पहले रैम का जो पैड है वो पैड का सबका जीआर भी चेक कर लेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं रैम पे। ठीक है, तो अभी इसका रैम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि अपना सीपीयू से हुआ नहीं। अब थोड़ा रैम को भी चेक देख लेंगे निकाल के, क्योंकि ज़्यादातर मारे ना इसी लगा हुआ था, तो शायद रैम हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपना काम है करना, क्योंकि अपने को चेकिंग करने के टाइम पे वोल्टेज अपना सब बना था। तभी जो भी है रैम का भी देख सकते हैं, रैम का रोल क्या है। क्योंकि जब 140, 150, 170 ये रीडिंग पे जब स्टक होता है तो रैम डिस्कनेक्ट से ही होता है ना। तो अपने को भी पहले तो सीपीयू का था डाउट, सीपीयू कर दिए सबसे पहले। अब जो है रैम का डाउट है तो रैम को भी करेंगे। उसके बाद रीडिंग बदलेगी। मैं आपको पहले ही बोला था ना, रीडिंग अपना जो रीडिंग है वो रीडिंग कंपलसरी बदलेगा। पहले 178 तक था, ठीक है ना, और फिर बाद में 80 तक आया था जब ऐसे छोड़ दिए थे जब। अब क्या सीन है, 151 पे 155 पे स्टक है पूरी तरीके से, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। तो अपना जो सीपीयू का जो रोल था, सीपीयू का रोल तो ख़त्म हो गया। अभी जो है रैम को भी चेक कर लेंगे। अगर रैम रिवॉल्व करने से भी फिर उसकी जो रीडिंग है ना वो 100% चेंज होगी। रैम के नीचे का जो बॉल है अगर वो सब सही है नहीं है तो उठाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो रैम को भी एक बार अपने को उठाना जरूरी है। ऐसा कोई केस आपके पास आता है, ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से यही स्टेप से आपको यूज करना है। मैं सबसे पहले रैम कर दिया होता, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ का जितना भी कंपोनेंट था सब निकल गया,
कोई दिक्कत नहीं है। शायद मेरे ख्याल से कैप होगा, जो भी होगा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ का ख्याल रखना जरूरी है। देखो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं ना, मिस हो जाते हैं निकालने के टाइम पे। एक कंपोनेंट तो मिल दिखा है क्या यहाँ पर पड़ा है, अगर वो कैप रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कैप नहीं है, रजिस्टर है, तो फिर देखो ये कैप ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन लगा लेंगे कोई दूसरा भी कैप। कैप होना जरूरी है। रजिस्टर है तो फिर कंपलसरी लगाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान देना है। अभी अपने को जो जगह से अपने को ग्रिप मिलेगा उस जगह से अपने को उसको उठाना है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले ऐसे ही उठाएंगे, यहाँ से अपने को अच्छा सही लग रहा है, गैप यहाँ पर भी ज़्यादा है, तो ऐसे इस तरीके से यही साइड से अपन स्क्रैबर को इंसर्ट करेंगे। तो अभी अपने को रैम को देखो, रैम का जो बॉल होता है बड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं है, दिक्कत नहीं होगा रैम। बाकी इसका जो सोल्डरिंग होता है ना थोड़ा मजबूत ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा मजबूत इससे होता है। इसमें बॉल तो है कम, ठीक है, बॉल कम है, बाकी मजबूती ज़्यादा है। इसकी जो सोल्डरिंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा ताकत ज़्यादा रहती है इसमें, तो वो चीज़ का ख्याल रखना जरूरी है। और इसको अच्छे से अपने को मतलब हीटिंग करना है। कभी भी रैम को निकालना है तो इस तरीके से ही हीट करना है, क्योंकि ये इस तरीके से लंबा है। और बाकी जो है स्क्वायर में आता है, थोड़ा सा छोटा बड़ा आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रैम जो है एक ही साइड से लंबा ही आता है। तो अपने को यहाँ से अगर हीट करोगे ना तो ये पूरे सेक्शन पे आपको हीट सही तरीके से लग जाएगी। तो ऐसे ही हल्का सा जब हीट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा क्या करना है, हल्का सा अपने को स्क्रैबर को अंदर डाल के चेक कर लेना है क्या उठता है क्या नहीं। तो देखो अपना तो उठ रहा है रैम, ठीक है। देखो रैम उड़ गया है एकदम आराम से, दिख रहा है। बाकी यहाँ पर मुझे कोई डैमेज तो दिखा नहीं है, बाकी फिर भी देखते हैं जो भी है। बाकी रैम को तो उठा दिए, यहाँ पर नोज पॉइंट था तो इसका नोज पॉइंट भी यहाँ पर ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है नोज पॉइंट का, अगर उल्टा लगा लोगे तो शॉर्ट हो जाएगा। वो चीज़ का ख्याल रखना, कभी भी उल्टा नहीं लगाना है अपने को। तो अभी यहाँ पर मेरे को ड्राई सॉइल जैसा दिखा, बाकी डैमेज तो कोई दिख रहा नहीं है। एक बार इसको 0-0 करके देख लेंगे, फिर देखेंगे अगर ड्राई सॉल्ड है या जो भी है या फिर डैमेज है जो भी है, तो अपने को 0-0 करने के बाद ही अपने को पता चलेगा। तो अपन देखते हैं, अभी का तो कुछ पता नहीं, बाकी काम अपने को करना है तो स्टेप बाय स्टेप यही प्रोसेस होता है। जो भी अगर डैमेज देखो यहाँ पर एक निकालने के टाइम पे हो सकता है ये लूज कॉन्टैक्ट हो गया होगा, तो उसको सही कर लेंगे यूवी मास्क से, या तो डैमेज हो गया तो फिर उसको रिपेयर ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को जब ये क्लीन करोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर कुछ डैमेज है या क्या नहीं। पैड जैसे CPU किए थे उस टाइम पे अपने को पैड जैसी डैमेज दिखा था, वैसे उसको रिपेयर किए, ठीक है। तब इसमें भी देख लेंगे। तो इसमें कोई तो मेरे को दिखता नहीं रहा है कोई डैमेज वीमेज। एनसील ही है ये जो निकला हुआ है, ये सब एनसील है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, ये तो खाली बस उठ गया था, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है इसको हटा देते, सही कर देते, ये भी एनसील है। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, अपने को यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं है, कोई बॉल टूटा नहीं है, कुछ नहीं है, ड्राई सॉल्ट हो सकता है। अभी इसको क्लीन करके ना इसका एक बार रीडिंग ले लेंगे। बिना रैम के क्या रीडिंग आता है, कभी भी आप अगर काम कर रहे हो तो आप लोग को नॉलेज मतलब ज़्यादा करना है, तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। CPU उठा दिए उसके बाद उसकी रीडिंग लो, तो वहाँ पर जी रीडिंग आनी नहीं चाहिए, ठीक है, DC में। और UFS उठा दिए तो उसमें रीडिंग आएगी, क्या रीडिंग आएगी उसको भी आपको चेक करना है। तो हर एक मॉडल का अलग अलग होता है, ठीक है। कॉलकॉम का भी अलग होता है, मीडियाटेक का भी अलग होता है, तो वो चीज़ का ख्याल रखना है। तो हमेशा जब करोगे ना ये सब चीज़ काम, तो आप लोग को आइडिया मिलेगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसे अभी ड्राई सॉल्ट हो गया और IC लगी हुई है, तो अपनी रीडिंग से ही कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही चीज़ जो है कनेक्ट में नहीं है, या तो फिर इसकी जो लाइन है वो डैमेज हो सकती है। तो आपको ये रीडिंग से कंफर्म हो सकता है। तो अभी सब जितने भाई लोग जब रीडिंग का जो बताते हैं कि ये रीडिंग से आपको यही करना है,
अब ये स्टक पे आया तो यही फॉल्ट हो सकता है। तो ये सब कैसे पता करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो अभी मेरा भी काम करने का तरीका ऐसे ही है। तो मतलब थोड़ा बहुत मैं कैसा भी, जैसे भी समझ लो कोई भी मॉडल है, जैसे मैंने सीपीयू उठा दिया हूँ, फिर सीपीयू उठाने के बाद फिर उसका भी रीडिंग चेक कर लेता हूँ, कोई डायरेक्ट तो नहीं ले रहा है। फिर यूएफएस उठा दिया, फिर उसके उसके बाद देखा उसका उसका कोई रीडिंग क्या ले रहा है। तो ये सब चीज़ें ना नोट करने वाली चीज़ है। अभी देखो एक ट्रैक अपना टूटा हुआ है, कोई नहीं, उसको बना लेंगे। उसको बनाने से पहले मैं आप लोग को इसका जो है ना रीडिंग भी पहले बता दूंगा, बिना रैम के क्या रीडिंग आता है, ठीक है ना। तो ये तो जरूरी है ये ट्रैक बनाना, क्योंकि ये ट्रैक एनसिल नहीं है, ठीक है। एनसिल जो होगा उसको नहीं बनाएगा तो भी चल जाएगा, बाकी जो एनसिल नहीं है, जो काम का जो लाइन है, उसको बनाना भी बहुत जरूरी है। तो देखो अब ऐसे ऊपर नीचे करके आगे पीछे करके जो भी है, जैसा भी आपको स्कैनिंग कर लेना है, क्या ये कोई लाइन जरूरी तो नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी चलते हैं अपने डीसी पे, फिर उसके बाद जो है इसका बिना रैम के इसका रीडिंग क्या आता है, ठीक है ना। मैं डीसी को कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। चलो ठीक है, डीसी को मैंने कर दिया हूँ कनेक्ट। अब यहाँ पर मार दिया हूँ एक जंपर, ठीक है, जंपर भी मैंने मार दिया हूँ। अब अपने को करना है डीसी को कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक पहले सबसे पहले ग्राउंड भी दे देंगे, प्लस को भी प्लस पे लगा देंगे, लगा दिया हूँ। अब मैं करता हूँ डीसी को ऑन, ठीक है। तो कभी भी ख्याल रखना, डीसी को ऑन करोगे तो आपका रीडिंग डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी अपना रीडिंग तो डायरेक्ट नहीं ले रहा है। अब इसको करेंगे ट्रिगर, तो देखते हैं बिना रैम के ये क्या रीडिंग दिखाता है। देखो बिना रैम के बताया 142, बिना रैम के। अपना सीपीयू सही है, यूएफएस सही है, पता नहीं है, बाकी बिना रैम के अपने को रीडिंग क्या ले रहा है, 140 150 ले रहा है आप, ठीक है ना। तो अपना ये ड्राई सॉल्ट हो सकता है, क्योंकि ये जब रैम लगा हुआ था ना, तो जब भी उसकी रीडिंग है ना 150 155 170 ही जा रहा था। तब उन्हें सीपीयू रिबॉल किए, फिर भी सेम था। अब रैम को रिबॉल करना है, रैम को रिबॉल करके लगा के देखना है सेम है या नहीं है, क्या होता है, क्या कंडीशन में आता है फ़ोन। तो अपने को रैम लगाने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो इसका एक ट्रैक भी डैमेज हुआ है, तो ट्रैक भी बनाऊंगा मैं, फिर बाद में रैम को रिवॉल्व करके लगाने के टाइम पे मैं आपके पास फिर वापस से वीडियो जो है कंटिन्यू करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अभी अपने को ये कंफर्म हुआ है कि बिना रैम के अपना जो रीडिंग है 140 150 पे स्टक होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ख्याल रखना। अपना रैम का जो पैड था वो पैड बन गया है, ठीक है। उसको ट्रैक मार दिया। ट्रैक मतलब कैसा है, जो मैजिक पैड आता है ना, उसका एक जंपर निकाल देते, उसका एक पैड निकाल के इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं, जो मैजिक पैड आता है, ठीक है। तो अभी अपना क्या बोलते हैं, रैम भी रिवॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो रैम को अपन इंस्टॉल करेंगे। ये देखो रैम रिवॉल्व मैंने कर दिया, और रैम को भी इसका नोज पैड यहाँ पर ही है, तो ऐसे ही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सबसे पहले थोड़ा सा फ्लक्स लगा देंगे। फ्लक्स लगाने के बाद इसको उसी तरीके से इंस्टॉल करना है जैसे सीपीयू करते हैं, हर चीज़, ठीक है। तो थोड़ा रैम का कैसा यहाँ पर चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मार्क नहीं है ना, वो हिसाब से, तो यहाँ पर एक मार्क है, वहाँ पर एक मार्क है, उसके हिसाब से अपन बिठा देंगे। चलो बिना मार्क के ऐसे ही बिठाना है अपने को, ठीक है। अभी मैं बिठाता हूँ, ठीक है। तो अभी रैम को करेंगे इंस्टॉल। फ्लक्स लगा दिया मैंने, अब इसको करेंगे हीट गन की मदद से, थोड़ा सा चारों बाजू घुमा के फिर डालेंगे फ्लक्स को, ठीक है। तो ये थोड़ा अपनी जगह पे बढ़ जाएगा। अब फ्लक्स को इंसर्ट करेंगे, थोड़ा सा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। भर के लगाओगे तो अपना जो आईसी है हिल भी सकती है, बाहर भी आ सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है ना। तो अभी रैम को लगाने, सब आईसी को बिठाने का तरीका यही है, पहले से हल्का सा लगा के थोड़ा सा हीट दे के फिर उसके बाद फ्लक्स इन करके फिर चारों बाजू घुमाओगे ना, तो अभी अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो अभी ये बैठ गया अपनी जगह पे।
अब इसको थोड़ा सा डांस करा देंगे, ठीक है। देखो हल्का सा हो गया ना। तो बस इतना सही है आईसी बिठाने का। आईसी बिठाने का ट्रिक इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं होती। अब बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर बाद में डीसी में फिर से रीडिंग इसका चेक करते हैं। तो रैम को भी रिवॉल्व कर दिए। अब यहाँ पर मैंने डीसी का लाइन लगा दिया हूँ। अब इसको देते हैं डीसी का वोल्टेज, ठीक है। डीसी का वोल्टेज भी दे दिया मैंने। ऑन करते हैं डीसी को। अब यहाँ पर करते हैं ट्रिगर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये ऑन ऑफ स्विच है, इसको करते हैं ट्रिगर। देखो अभी भी वही 143 पे स्टक है। तो अब क्या करें, 151 पे आ गया। इसमें सीपी भी रिवॉल्व हो चुका है, रैम भी रिवॉल्व हो चुका है। अब बचा यूएफएस। अब ये यूएफएस को भी रिवॉल्व करके देख लेंगे, और उसके बाद भी नहीं होता तो फिर उसके बाद जो है इसका जो पैड है, इसका रैम का, वो पैड पे अपन चेक करेंगे जीआर सब ठीक है क्या नहीं, ठीक है। सोल्यूशन तो ढूंढना है कहाँ फॉल्ट है, बाकी ये स्टक पे ही है। डीसी रीडिंग पे 152 पे स्टक है, ठीक है। तभी अपन को यूएफएस को भी उठा के चेक करना है, रिवॉल्व करके लगा के देखेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे को एक डाउट हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 3 कंपोनेंट मिस है, ठीक है, मिसिंग है। मिसिंग बोले तो रैम उठाने के टाइम पे मिस हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर जब चेक किया, यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर ये ग्राउंड है, यहाँ पर जीआर है, यहाँ पर ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पर एनसील है, ओपन है, कुछ भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पर जीआर है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये दोनों पे कैप लगेगा, 1 और 2 3 4, ये दोनों पे जो है कैप लगेगा छोटा छोटा। और यहाँ पर जो है रजिस्टर होगा। तो ये रजिस्टर होगा इसलिए क्योंकि यहाँ का जो लाइन है ना, ये लाइन ओपन हो गया। तब ये भी डाउट हो सकता है। तो एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर एक जंपर देख के देखेंगे, फिर उसके बाद जो भी है रजिस्टर 1K का जो भी लगता है, 1K लगे या 2K, जो भी उसके बाद देखेंगे, क्योंकि अभी कंफर्म पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा रजिस्टर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक जंपर मार के अपन डीसी रीडिंग लेंगे, क्योंकि अभी कंपोनेंट तो मिसिंग है। तो बस इतना सही है कि अपना जो रीडिंग है सेम कंडीशन पे है। तो एक बार इसको भी डाउट क्लियर कर सकते हैं अपन जंपर मार के, ठीक है ना। तो एक जंपर अपन को मारना जरूरी है। जंपर मारने के बाद अपने को कुछ ना कुछ रीडिंग तो समझ में आ जाएगा कि इसमें वाकई में रजिस्टर लगाना है ही या नहीं। अगर रजिस्टर होगा तो रजिस्टर लगाना ही पड़ेगा। अब वो कितने ओम्स का रजिस्टर है, इसका तो डायग्राम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक बार चेक कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर ये पता कर लेंगे कि ये लाइन कौन सी है, ठीक है ना, वो पता हो जाएगी तो फिर अपन दूसरे डायग्राम में देख के भी, जैसे दूसरी जगह पे जो रैम लगता है, वो रैम का ये लाइन में कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है, वो चेक देखने के बाद भी अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं डीसी का रीडिंग लगा के देखते हैं। तो इसमें मैंने चेक किया तो फिर भी वही सेम ही कंप्लेंट था, 150 पे ही स्टक था। तो इस वजह से मैंने आप लोग को नहीं दिखाया, ठीक है। कोई नहीं, मैंने चेक कर लिया हूँ। अब करते हैं यूएफएस को भी रिवॉल्व। यूएफएस को भी उठा के एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ पर कुछ, यहाँ पर भी तो दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। पहले इसका जितना भी ग्लू है साइड में, उसको पहले कटिंग कर लेंगे। देखो ग्लू थोड़ा, ये सब ब्लैक पेस्ट है ना, तो थोड़ा टाइट ही रहता है, कड़क रहता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से गर्म होने के बाद फिर इसको अपने स्क्रैबर को काटना है, स्क्रैबर से काटना है। बस कोई दिक्कत नहीं है। देखो सब एक ही सिस्टम, एक ही होता है, बस हैंड स्किल का काम है। आपका हैंड स्किल कितना अच्छा है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। हैंड स्किल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, हैंड स्किल खुद ब खुद अपना आ जाएगा। आप ही को नॉलेज मिल जाएगा क्या कितनी हीटिंग में कितना क्या काम करना है, ठीक है ना। अब ये तीसरी आईसी है जो अपनी यूएफएस है, क्योंकि एक्सीडेंट के मोबाइल है ये,
नीचे गिरा हुआ है, पटका हुआ है, इसका डिस्प्ले पैनल विनल सब बेंड है, ठीक है, सब सब खत्म हो गया है। तो अभी ये ऑन होने के बाद ही जो भी है उसका नया लेके डालना है। तो अभी देखते हैं, अभी यूएफएस की बारी है, यूएफएस को भी उठा के देखेंगे, क्योंकि कस्टमर को तो पहले ही बोल चुका हूँ क्योंकि ये तीनों को रिवॉल्व करना पड़ेगा। बाकी अपने को जो स्टेप बाय स्टेप जो काम होता है वो उसी तरीके से अपने को काम करना है। चाहे वो अगर सीपीयू से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो ठीक है, बाकी अपने को फिर सब एक साथ सब चीज़ एक एक करके उठाना पड़ा, ठीक है ना। तो अभी अपन देखेंगे यूएफएस को भी उठा के, क्या यूएफएस की कहानी क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं थोड़ा हिला के डुला के बस, खाली हीटिंग मारने का तरीका जो है यही होता है। अपना यूएफएस तो एकदम आराम से निकल गया। यहाँ पर भी देखो कोई पैड डैमेज जैसा तो नहीं दिख रहा है, देखते हैं। अभी ये भी देखेंगे कि यूएफएस बोर्ड में नहीं है, सिर्फ सीपीयू और रैम है, तो इसका रीडिंग क्या आएगा, है ना। तो ये भी चीज़ को अपने को समझ में नहीं जाएगा। आपको इस वीडियो की मदद से ये भी पता चल जाएगा कि अगर यूएफएस नहीं है तो उसका रीडिंग क्या आ सकता है। अब रैम जो नहीं था उसका रीडिंग आपको बता दिया मैंने, अब यूएफएस का जो भी रीडिंग होगा वो भी चीज़ आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। तब पहले जो इसका पैड है अपन ब्लैक पेस्ट है उसको आराम से पहले क्लीन कर लेंगे। देखो एकदम आराम से आ जाता है। बस जो आपका आयरन है वो आयरन टूल जो है ना, मेन इसमें मुद्दा है टूल का। टूल अच्छा होना चाहिए, जब काम करने में भी अपने को मजा आएगा। सस्ता टूल रखोगे, मतलब सस्ता बोले तो अभी आजकल का बोर्ड जो भी आता है ना, जैसे ब्लैक बोर्ड है, तो इसमें कैसा इसकी क्वालिटी बहुत कम होती है, मैंने देखा हूँ अक्सर क्वालिटी बहुत कम है इसमें। और 5G सेट तो अभी समझ लो बहुत कचरे के जैसे फॉल्ट हो रहे हैं, इतने फॉल्ट हो रहे हैं कि पूछने की बात नहीं है। क्या करे कंपनी वाला भी क्या कर सकता है ये बताओ। कस्टमर को चाहिए सस्ता वाला फ़ोन, अब कंपनी वाला सस्ता वाला फ़ोन बोले तो उसमें क्वालिटी कम करेगा वो, है ना। तो क्वालिटी कम करके जब देगा तो फिर सस्ते में ही देगा। और इसमें दिक्कत ज़्यादा किसको होती है, टेक्नीशियन भाई को, मोबाइल को बनाने के लिए, है ना। तो इसमें अभी पहले का फ़ोन देखो कितने बार भी नीचे गिरे तो बाकी उसमें कुछ असर नहीं होता। अब फ़ोन एक बार भी नीचे गिर जाए ना, अभी अपने यूएफएस निकाल दिए, सीपीयू और रैम है खाली, तो इसका रीडिंग क्या आता है, ठीक है, उसको भी एक बार चेक कर लेंगे। तो डीसी में मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, डीसी पे कनेक्ट करेंगे और इसका भी रीडिंग एक बार चेक कर लेंगे कि बिना यूएफएस के अपने को क्या रीडिंग शो करता है। अब मैं पावर ऑन करता हूँ डीसी का 1 मिनट ना, डीसी का मीटर लगा लेता हूँ, ठीक है। अभी डीसी का मीटर लगा दिया मैंने। देखो अभी मैं डीसी को ऑन करता हूँ, सप्लाई दे दिया हूँ। अब इसको करेंगे ट्रिगर, ठीक है। अब ट्रिगर करके इसका चेक कर लेंगे रीडिंग क्या है। तो देखो अभी इसका ट्रिगर क्या रीडिंग कितना आ रहा है, 75 पे स्टक है, 76 पे स्टक है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया, बिना रैम के रीडिंग क्या आएगा 144 स्टक। अब बिना यूएफएस के रीडिंग क्या आएगा 76 पे स्टक। ये डीसी का रीडिंग है, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर भी कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ थी थोड़ी छोटी मोटी जो नॉलेज होती है वो नॉलेज मैं आप लोग को दे रहा हूँ। आगे अभी ये फ़ोन का अभी तो कोई कंडीशन में आया नहीं है, फिर भी देखते हैं और इसमें और क्या क्या काम है वो सब काम करेंगे, ठीक है ना। देखो यूएफएस को जब मैंने F64 बॉक्स में जब कनेक्ट किया ना, तो इसमें देखो इसका जो रीडिंग है, इन्फो है, इसमें कुछ नहीं बता रहा, आरपीएम भी नॉट एनेबल। और ये लाइफ टाइम जो है ये ठीक है, 10 to 10 है, 10 to 10% ये ठीक है। बाकी इसमें एरर रिकवरी आ रहा है और इसका लूम सब बता रहा है, बाकी लूम में कुछ भी नहीं है, 01, 02, 03, 04, 05।
अब इसके पार्टीशन में चेक करेंगे तो पार्टीशन एम्प्टी है। तो अपना ये दिक्कत कहाँ से है आप समझ में आ गया ना। यूएफएस इसका कोई रीड पार्टीशन कुछ भी नहीं ले रहा है, तो यूएफएस में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर ये यूएफएस पूरा रीड हो जाता है, अपने को पार्टीशन मिल जाता है, तो इसका सिक्योरिटी बैकअप लेकर इसको फॉर्मेट मार के फिर इसको जो है रिकवरी कर सकते हैं। बाकी अब ये इसमें कुछ है ही नहीं, बस दिक्कत है आरपीएम भी नॉट अनेबल है, तो दिक्कत ये आईसी के अंदर ही है। ये आईसी डैमेज अपनी हो चुकी है शायद, ठीक है ना। तो इसकी आईसी को देखने के बाद ऐसे ही लग रहा है कि ये आईसी अपनी डैमेज है। फिर भी मैं एक बार ट्राई करूंगा इसको कुछ ना कुछ करके रिकवरी करने जैसा, नहीं तो बाकी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉलकॉम का सीपीयू है। ठीक है, मीडियाटेक होता तो भी दूसरा कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर सकते थे, बाकी ये कॉलकॉम है। ठीक है ना, तो अपने को भी ये तो समझ में आया कि यूएफएस में फॉल्ट है। ठीक है ना, यहाँ तक का जब अपन लोग ने मोबाइल को देखे तो अपने को मोबाइल में क्या फॉल्ट है वो समझ में आना चाहिए कभी भी। अभी अगर ये फोन अगर मैं रिटर्न भी दूं ना, तो इतना मुझे गारंटी पक्का पता होना चाहिए कि मैं रिटर्न दे रहा हूं तो ये फोन किधर और जाके बने या नहीं बनेगा, वो मुझे कंफर्म होना चाहिए। कोई भी टेक्नीशियन हो, उनको पता होना चाहिए कि ये फोन दूसरी जगह बनेगा या नहीं बनेगा। अपने पास बना तो क्यों बना, और नहीं बना तो क्यों नहीं बना, ये चीज का रीजन अपने को पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। ये यूएफएस अगर रिकवरी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको पैकअप करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया हूँ, देखो अब कनेक्ट हो गया है। बाकी इसमें मैंने जो लेटेस्ट अपडेट है ना, उसमें मैंने कनेक्ट किया तो ये हो गया। अब इसका जो बैकअप है वो बैकअप रीड कर रहा, मैंने अनटिक करे बिना ही उसको मैंने छोड़ दिया। तब इसका जो सिक्योरिटी बैकअप है वो बैकअप ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। इसका स्पीड भी बहुत अच्छा है। तो F64 बॉक्स का यही एक खासियत है कि उसमें स्पीड अच्छा है, और इसका जो आईसी जिंदा है या मर गया है वो भी बता देता है। तो अच्छा है, ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यूजफुल है। क्योंकि इसलिए यूजफुल है क्योंकि ना ये जो बॉक्स है ना, इस पे ना अपने टाइम बचता है और काम करने का तरीका भी अलग से हो जाता है। अब देखो इसमें मेरे को पहले तो लगा था कि यूएफएस डेड है, बाकी यूएफएस अब डेड नहीं है, यूएफएस जिंदा है। उसका जितना भी है बैकअप सब कुछ है। अब इसमें देखेंगे इसका हेल्थ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया तो इसको सही करना पड़ेगा। बाकी इसका भी जो सिक्योरिटी का जो बैकअप होता है ना, देखो यहाँ पर मैंने अनटिक नहीं किया गया। इसको अगर अनटिक किया था ना तो ये नहीं आता, पूरा रीड हो जाता। मैंने ध्यान नहीं दिया और इसको ऐसे ही आइडेंटिफाई किया तो बैकअप लेना शुरू हो गया इसका। ठीक है ना, तो अभी थोड़ा टाइम लेगा, पूरा हो जाने के बाद मैं आपको फिर स्क्रीन बता दूंगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और मैं जो सोल्यूशन देता हूँ आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक और कमेंट कर देना भाई। ठीक है, तो देखो अभी इसका स्पीड देखो कितना अच्छा है। ठीक है, तो अभी ये जब तक बैकअप लेता है देखते हैं, फिर बाद में पूरा रीड इन्फो जो भी आएगा मैं आप लोग को शो कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखो इसका पार्टीशन का बैकअप तो हो गया। अब ये पूरा लूम जो है एकदम सही से बता रहा है ना। तो ये जो रीडिंग है ना ये आना चाहिए, और इसका जो इन्फो है क्या मॉडल है क्या है, इसका पूरा इन्फो का टोटली अपने को शो होना चाहिए। तो देखो अभी यहाँ पर ये रियलमी 13 Pro 5G, ठीक है ना, ये इसका ये मॉडल है। तब इसमें रीड इन्फो दे दिया, सब कुछ दे दिया है। अब इसकी जो आइडेंटिफाई है, सबसे पहले इसको ना यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी पार्टीशन बैकअप है ना, इसको अनटिक कर देना चाहिए। इसको अनटिक कर दिए। अब जितना भी रीड इन्फो देखो, सब जितना भी लूम है सब वैलिड है, कोई भी लूम में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, कोई भी लूम में प्रॉब्लम नहीं है, और अपना बैकअप भी एकदम अच्छे से हो गया है, और हेल्थ भी इसका सही है। आरपीएम भी की भी ठीक है। पहले यहाँ पर आरपीएम भी एरर बता रहा था, तो यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तो अभी यहाँ पर पार्टीशन में भी देखेंगे तो पार्टीशन भी अपना पूरा शो हो रहा है। तो अपना आईसी फॉल्ट नहीं है, आईसी एकदम अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना,
तो अभी इसमें अब क्या करना है, इसको अब ये तो डेड है, अब इसको तो रिवॉल्व कर दिया। अब इसको एक बार लगा के भी देख लेंगे कि अपना कंडीशन क्या बनता है, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पर तो सब लूम सब चीज़ जो है एकदम परफेक्टली बता दिया अपने को, एकदम फर्स्ट क्लास है। और एफआरपी भी एक्टिवेट में है, इसका जो डाटा है सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अपने को क्या चेक करना है, अभी अपने को क्या करना है, इसको डिस्कनेक्ट करके फिर उसके बाद बोर्ड पे इसको इंस्टॉल करेंगे आईसी को। तो अभी देखो इसको डिस्कनेक्ट करना है ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, पहले तो ये ऑप्शन को पहले क्लिक करना है। देखो द डिवाइस हैज एंडेड यूएफएस पावर डाउन मोड पावर डाउन में हो गया। अब ये इसको बॉक्स को ना, बॉक्स में से आईसी अपन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरे बॉक्स को ही बंद करना है, तो यहाँ पर एक और एरो मार्क है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो बॉक्स पूरा अपना निकाल सकते हो। बंद कर दिए, अब बॉक्स को ही बंद कर दिए, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, बॉक्स को हटा दिए, अब अपने को करना है इसको पूरा टोटली ऑफ। अब अपने को क्या करना है, इस पे बोर्ड पे काम करना, ठीक है। तो अभी अपन को यूएफएस को इंस्टॉल करेंगे, थोड़ा सा फ्लक्स लगा देंगे। मुझे तो यही डाउट है कि अभी देखो यूएफएस तो अपना सही है, यूएफएस की रीडिंग भी एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। यूएफएस को लगाने का भी तरीका ऐसी है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिख रहा है ना, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो बस इसको ऐसी सेम टू सेम करके यहाँ पर लगा देना है, ठीक है ना। तो अभी बस इसका भी वैसी है, मार्क नहीं है, बाकी अंदाजा से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये अपनी जगह पे सब बैठ जाएगा। अब इसको इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर वापस से चेक करेंगे इसका डीसी का रीडिंग। मुझे तो इसमें कुछ ना कुछ और भी मतलब कैसा दिखता है। यूएफएस को भी लास्ट अपन ने रिवॉल्व कर चुके हैं, और प्लस F64 बॉक्स में भी इसका रीड इन्फो ले लियो। अपना आईसी भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है आईसी के अंदर। तो इसमें जैसा देखो अभी प्रिंट डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इसमें जो अपने स्टेप बाय स्टेप काम करना था वो काम अपन कर रहे हैं। तो अभी जो है रैम का जो रीडिंग है ना, वो रीडिंग नहीं ले पाया है, तो इसमें अभी एक और काम करेंगे, सीपीयू और रैम को दोनों को वापस से उठा देंगे। पहले तो देख लेंगे यूएफएस लगाने के बाद, अगर अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होता तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, फिर वापस से रैम को पहले उठाएंगे, ठीक है, फिर ये सीपीयू को भी उठा देंगे, या तो फिर सीपीयू को सबसे पहले उठाएंगे। मेरे को तो रैम का जो लाइन है ना, इसी के सीपीयू रहने के टाइम पे जब रैम को अपन ने निकाले थे, तो जब डीसी का रीडिंग देखे थे तो स्टक पे था, ठीक है ना, 155 पे 150 पे स्टक पे था। रैम लगाने के बाद भी वही सेम कंडीशन है, तो रैम डिटेक्ट नहीं हो रहा है। इतना तो कंफर्म है कि रैम इसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो रैम के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, रैम डिटेक्ट नहीं हो रहा तो सबसे पहले रैम को उठाएंगे। रैम को उठाने के बाद रैम के नीचे का पैड जो है ना, उसमें जीआर चेक करेंगे कि वहां पर जीआर सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वहां का जीआर अगर डिस्कनेक्ट होगा तो रैम तो काम नहीं करेगा। ये भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये नीचे गिरा हुआ सेट है, तो इसका जो प्रिंट है वो भी डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपन लोग खाली गेसिंग कर रहे हैं। बाकी सबसे पहले अभी क्या करेंगे, अब रैम को मैं रैम को उठाने से पहले, अब यूएफएस तो रिवॉल्व हो गया, अब इसका डीसी का रीडिंग चेक करके देखेंगे क्या कंडीशन पे आया हुआ है फोन। अगर सेम कंप्लेंट में रहेगा तो नेक्स्ट स्टेप जो है, रैम को उठाएंगे और उसका पैड का रीडिंग लेंगे, ठीक है ना। अब देखो उसका जो रीडिंग है ना, ये यूएफएस का जब उठाए थे 75 पे स्टक था, अभी 98 पे स्टक है। तो यूएफएस अपना इंस्टॉल तो हो गया सही से, बाकी यूएफएस की रीडिंग नहीं दिखा रही है, ठीक है। तभी क्या करना है, मुझे बस सीपीयू को उठा के देखना है कि सीपीयू सही से रिवॉल्व कनेक्ट हुआ है क्या नहीं। फिर बाद में 1 बाय 1 जो भी है सब कुछ देखेंगे। बाकी दिक्कत का भी प्रॉब्लम अपना जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, क्योंकि यूएफएस भी रिवॉल्व हो गया, तीनों के तीनों रिवॉल्व हो गया है। फिर भी अपना अभी जो कंडीशन है रीडिंग की, पहले तो 150 170 तक गई थी, अभी की जो रीडिंग है 98 पे स्टक है।
तो यहाँ पर देखो अपना सीपीयू तो पूरा अच्छे से कनेक्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सीपीयू पे। अब रैम को भी देख रहे हैं। अब वापिस से क्लीन करके फिर वापिस से सबको अच्छे से इंस्टॉल करके देखेंगे। इसको उठा के मैं सबका जीआर चेक कर लूँगा सबसे पहले, फिर बाद में जो है आगे का काम करूँगा। अभी यही है क्या, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक करना है, क्योंकि इसका ना मुझे डाउट है कि इसका प्रिंट ही डैमेज हुआ होगा। ठीक है, और कुछ इसमें कुछ लग रहा नहीं है मुझे। अब इससे ज़्यादा इसमें ये देखो, इसमें सीपीयू में एक ये बॉल मिसिंग है, दिखा होगा देखो, ये बॉल है जो मिस हुआ है, और ये सही से हुआ नहीं है। और यहाँ पर ये भी देखो सही से जॉइंट हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो 1 2 3 जो है सही से इंस्टॉल हुआ नहीं है। तो एक और बार इसको सही से अच्छे से क्लीन कर लेंगे पूरे बोर्ड को, और फिर वापस से इसको रिवॉल्व करके इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मैं सब जब तक पूरे बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ, फिर आईसी को रिवॉल्व करता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप फिर वापस से वही सेम इंस्टॉल करके फिर आपके पास वापस कंटिन्यू करता हूँ मैं। ठीक है, एक और चीज़ है ना, मैं आपको बताना भूल गया। देखो एक और चीज़ जो है ना, एक और जैसे अभी सीपीयू में जो डिस्कनेक्ट है लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है ना, तो ये लाइन कौन सी है, ग्राउंड है, एनसीएल है, क्या ये तो पता नहीं। अब इसका जीआर अपन पहले एक बार देख लेते हैं, ये क्या चीज़ है। तो इसमें जीआर तो अपने को एक मिनट, इसका जीआर, इसमें जीआर नहीं है। तो ये एनसीएल भी हो सकता है, या तो फिर सीपीयू से जो है बाहर जाने वाली लाइन भी हो सकती है, या तो फिर यूएफएस के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये लाइन। अब ये लाइन के बारे में पता नहीं है कौन सी लाइन है। ठीक है, फिर दूसरी ये वाली, ये भी, इसमें भी कुछ रीडिंग नहीं बताया। ठीक है, अभी सब रैम सीपीयू, रैम और यूएफएस दोनों भी ओपन में है, तो अपने को जाहिर सी बात है कोई रीडिंग नहीं बता सकता है। और ये कौन सा है, ये देखो वैल्यू, इसमें जीआर बता रहा है, तो ये भी कुछ डिफरेंट है। देखते हैं, फिर एक और बार सबको क्लीन करके फिर कंटिन्यू करता हूँ मैं। ठीक है, अभी देखो अपना जो भी है ना, तीनों आईसी को निकाल दिए। ठीक है, और तीनों आईसी को निकाल के तीनों आईसी को मैंने रिवॉल्व कर दिया हूँ। ठीक है ना, देखो यहाँ पर भी एक और है, ये यूएफएस है और ये रैम है, तीनों का रिवॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब पहले सबसे पहले सीपीयू को बिठाएंगे और सीपीयू का रीडिंग देखेंगे क्या रीडिंग आता है, सिर्फ सीपीयू का। एक एक करके अपने को सब आईसी को बिठाना है और उसकी रीडिंग चेक करना है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सीपीयू का रीडिंग बताऊंगा कि सीपीयू लगाने के बाद सीपीयू में रीडिंग क्या आना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो सीपीयू थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, फिर आपको कंटिन्यू करता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो अभी मैंने सीपीयू को भी साफ कर दिया हूँ अच्छे से। ठीक है, अब सीपीयू में अगर थोड़ा बहुत ऐसा कचरा वैसा दिखाई दे तो उसको रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत देगा इंस्टॉल के बाद, इंस्टॉल करने के बाद दिक्कत देगा। तभी सीपीयू ऐसे ही बैठेगी, जो नोज पॉइंट वहाँ पर आएगा। सीपीयू को बिठा देते हैं। ठीक है, मैं सीपीयू बिठाने के बाद फिर इसकी रीडिंग के लिए आता हूँ मैं। अभी है ना सिर्फ सीपीयू को इंस्टॉल किया है। ठीक है, अब सीपीयू का रीडिंग क्या आता है डीसी में, तो डीसी को वोल्टेज, डीसी को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और डीसी को वोल्टेज देंगे डीसी पे, फिर उसके बाद पावर स्विच को ट्रिगर करेंगे। ठीक है, तो इसका रीडिंग चेक कर लेना कितना आता है। एक मिनट देखते हैं अब डीसी का रीडिंग कितना है। तो देखो सिर्फ क्या लगा हुआ है, अपना सीपीयू लगा हुआ है। ठीक है, ट्रिगर किए, डीसी का रीडिंग क्या आ रहा है, 73 पे स्टक है। ठीक है,
तो 73 पे स्टक है बोले तो अपना CPU सही से बैठ गया है। अभी अपने को क्या करना है, पहले तो इससे पहले अपने रैम को भी बिठाए थे, UFS को भी बिठाए थे। अब चेक करेंगे रैम पे जितना जो पैड है ना, वो पैड का मैं रीडिंग चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका जो GR है ना वो चेक करना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज देखो, ये दिख रही है ना, तो दोनों एक ही लाइन है ये पता नहीं है। बाकी देखो यहाँ पर ये कनेक्ट में लगा हुआ है, तो इसको सबसे पहले सही करेंगे। ये भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, या तो फिर बाद में हुआ होगा, क्योंकि इस पर भी ध्यान दिया नहीं मैंने। देखो ये सब चीज़ होती है, इसलिए आई स्कैनिंग करना जरूरी होता है। और ये जो रजिस्टर जो था ना, जो निकला हुआ था, तो देखो यहाँ पर ट्रैक मारे हुए, ये एक लाइन यहाँ से जुड़ा हुआ है और ये एक लाइन यहाँ से यहाँ होते होते हुए यहाँ पर से आ रहा है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर तो रजिस्टर तो नहीं लगाया, बाकी यहाँ पर जंपर मार दिए ठीक है। तो दूसरे बोर्ड में देख लेंगे यहाँ पर कौन सा चीज लगा होता है, कितना ओम्स का रजिस्टर है वो भी चेक कर लेंगे। और सबसे पहले इसको सही करेंगे। अब अपना CPU तो काम कर रहा है, जो स्टक है 74 पे आ गया है स्टक, ठीक है। तो ये ठीक है, CPU अपना ठीक तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। बस अभी आगे का काम जो है वो 1 बाय 1 चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं वापस से कंटिन्यू करता हूँ। इसमें एक चीज की गड़बड़ हुई थी, उसको मैंने फाइंड किया हूँ देखो अभी इसमें जो रैम था ना, रैम के पास जितना भी कंपोनेंट मिस हुआ था उसको, ये जो रजिस्टर है रजिस्टर को भी लगा दिया, और दो कैप मिस हुआ था उसको भी लगा दिया, और यहाँ पर ज्वाइंट हुआ तो इसको भी सही कर दिया। फिर जब देखा मैंने इसका रीडिंग सेम टू सेम ले रहा है, 93 पे स्टक है। तो यहाँ पर जो एक जो कनेक्शन है ना, ये मिस हो गया था। तो मैं यहाँ पर जब क्रैश किया था तो जब यहाँ पर मुझे कुछ लगा नहीं, ठीक है। जब इतना काम हो गया फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, वही स्टक पे है। फिर मैंने इसको चेक किया, ठीक है, ये सही है क्या नहीं है, क्योंकि ये एक दो लाइन जो डैमेज था, ये ग्राउंड है, बाकी ये जो है ना GR है। तो इसमें क्या दिक्कत हुई थी, ये जो लाइन, ये इसका जो क्या है ना, Realme 13 Pro का है ना, कोई डायग्राम नहीं है ना एस्टिमेटिक है। तो जब इसका जो IC है ना, ये IC SM7435, तो इस IC के बेस पे मैंने इसका जो बीट मैप है ना, मैंने फिर ढूंढा कोई दूसरे मॉडल में है क्या नहीं। तो मुझे ना दूसरे मॉडल पे मिला, ठीक है। मैं जब बॉर्निंग में जब देखा ना, तो दूसरे मॉडल में जब Realme 12 Pro Plus इसमें मुझे ये मिला। तो यहाँ पर देखा तो ये जो लाइन है ना जो डिस्कनेक्ट हुई थी, तो ये जो लाइन है ना UFS को जा रही है। ये देखो, ये CPU की लाइन है जो UFS से कनेक्टेड है। तो ये लाइन जो है ना डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो वही जो लाइन है ना ये है, ठीक है ना। तो दूसरा लाइन नंबर है ना, दूसरा ये ग्राउंड है, ये GR है, और ये भी GR है, ये भी GR है। तो देखो इसमें भी वैसी है, एक ग्राउंड है, ये 3 GR है। तो ये वाला मिसिंग था। तो ये मेरे हाथ से पैड जो है ना डैमेज हुआ था CPU निकालने के टाइम पे, तो मैंने इसको ना केयर नहीं किया, मैंने इसको छोड़ दिया। तो अब दिक्कत उसी से इतना काम लंबा चौड़ा हो गया। तो देखे ना, जब भी अगर अपन कोई भी काम करें ना, तो उसको जब ढूंढने लग जाए तो फिर कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा जरूर, है ना। तो देखो अभी इसमें मैं GR चेक करता हूँ। देखो GR इसमें 812 आ रहा है, और ये ग्राउंड है, और ये भी GR है, और ये भी GR है। तो ये सब ठीक है। तो ये खाली मिसिंग था, तो इतने देर से अपने को इतना टाइम खराब हो गया। चलो कुछ नहीं, बाकी कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता है। अब देखेंगे CPU को फिर से बिठा के, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट क्या देखेंगे, क्योंकि मैंने रैम भी बिठा दिया, UFS भी बिठा दिया। अब फिर से आप CPU को बिठाएंगे, फिर देखेंगे अपना फोन क्या कंडीशन में आता है, ठीक है ना। ठीक है, अभी CPU भी इंस्टॉल हो गया, UFS भी इंस्टॉल हो गया, रैम भी इंस्टॉल हो गया, और रैम के पास जो मिसिंग था 2 कैप और एक रजिस्टर, ठीक है, इसको भी इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पर शॉर्ट था, ये भी सही कर दिया। शॉर्ट बोला तो यहाँ पर जॉइंट हो गया था, उसको भी सही कर दिए, ठीक है ना। तो अभी अपने को क्या है, और यहाँ पर जो एक जो लाइन मिसिंग थी जो UFS से कनेक्ट थी ना, मैं आपको बताया इससे पहले इंस्टॉल करने से पहले, तो वो लाइन मिसिंग थी, ठीक है। तो अभी ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, सब सही कर दिए। अब अपने को DC का रीडिंग इसका चेक करके देखेंगे क्या DC में रीडिंग लेता है, ठीक है। अब चलते हैं DC पे।
डीसी को मैं ऑन कर दिया हूँ और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर ग्राउंड को भी कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं डीसी को करता हूँ ऑन। अब इसको करते हैं ट्रिगर। ठीक है, अब इसको करते हैं ट्रिगर, फिर देखते हैं इस अपना मोबाइल क्या कंडीशन में आता है। देखो अब इसकी जो बूटिंग है, बूटिंग जारी है इसकी 300, 270, 270, 80। अब इसकी जो बूटिंग है ना, बूटिंग अभी लो से हाई हुई है और थोड़ी हाई होना चाहिए। इसमें एक क्लिक साउंड आएगा, तो देखो अभी ये बूटिंग अपना ले रहा है। ठीक है ना, मोबाइल अभी अब जाके मोबाइल पूरा ऑन होता है। ठीक है, अभी ये जो है शॉर्ट हुआ है, तो वापस से एक बार ट्रिगर करके मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसका डिस्प्ले अभी तक आया नहीं मेरे पास। अभी देखो लो बूटिंग से इसकी बूटिंग जो है ऑन कंडीशन की बूटिंग चली गई है। ठीक है ना, तब ये मोबाइल अपना जो कंडीशन में आ गया है, मोबाइल बोर्ड तो अपना सर्किट जो है ऑन कंडीशन में आ गया है। अब एक्चुअली क्या बात है, इसका जो डिस्प्ले पैनल जो भी ना सब डैमेज था। अब मैंने ऑर्डर दिया, अभी आ जाएगा इसी में उसको आपको मोबाइल पूरा डिस्प्ले लगाकर देखो। अभी ये मोबाइल जो है ऑन कंडीशन में आ गया है। ये मीटर की यही खासियत है, मोबाइल जब ऑन होता है ना तो ये क्लिक करता है। ये आईटीसी का जो मीटर है ना, इसकी यही खासियत है कि जब ये मोबाइल सर्किट ऑन हो जाएगी डीसी में तो ये क्लिक करके साउंड बताएगा। ठीक है, तो ये अपना ये ऑन कंडीशन में आ गया है। आपको रीडिंग के हिसाब से पता चल गया होगा। आज का जो भी टॉपिक था डीसी मशीन के ऊपर टॉपिक था। डीसी मशीन का रीडिंग जो सीपीयू, रैम और यूएफएस में क्या क्या रीडिंग लेता है उसके ऊपर टॉपिक था आज का। और मोबाइल जो डेड कंडीशन में था इसको ऑन कैसा करना है और स्टेप बाय स्टेप इसको कैसा फॉलो करना है, तो मैंने सब चीज़ इस वीडियो में रखा हूँ। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। ठीक है, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो का भी। तो इस वीडियो में देखो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें मैंने किस तरीके से काम किया। वीडियो बाकी लंबी है, बाकी आप लोग इसको देखोगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस कंडीशन में कोई भी मोबाइल आपके पास आता है तो उसको किस तरीके से रिपेयर करना है, तो आपको तो पता चल गया होगा मैंने इसमें क्या क्या काम किया है ना। सबसे पहले जो इसमें स्टक था 175 पे स्टक था, फिर अपने सीपीयू रिवॉल्व किए, उसके बाद रैम रिवॉल्व किए, उसके बाद यूएफएस को रिवॉल्व किए, क्योंकि ये नीचे गिरा हुआ फोन था, ड्राई सॉल्ट हो सकता था। बाकी इसमें जो सीपीयू में जो है एक लाइन, दो लाइन इसमें डैमेज थी। एक लाइन को बनाए थे और एक लाइन को मिस कर दिए थे। उसके बाद ये जो दो कैप है और एक रजिस्टर, ये भी मिस हो गया था निकालने के टाइम पे, तो इसको भी इंस्टॉल कर दिया। और ये रजिस्टर का वैल्यू भी मैंने जो 9A में जो रैम लगता है ना, सेम रैम, ये जो लाइन में जो दो लाइन है इसका रैम के अंदर, तो उसमें कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है, तो वो रजिस्टर को जो वैल्यू था वही रजिस्टर को मैंने चेक करके लगाया। जैसे कि ये स्क्रैप बोर्ड है मेरा, देखो इसके अंदर से ये जो रजिस्टर है ना तीसरा वाला, ये रजिस्टर को मैंने निकाल के ये बोर्ड में शिफ्ट किया हूँ। और इसमें जो दो कैप लगा हुआ है ना, ये कैप दो, यहाँ पर दो कैप था, तो ये दो कैप को मैंने यहाँ पर लगाया हूँ। तो ऐसा स्क्रैप बोर्ड अपने पास होना जरूरी है। ठीक है ना, तो ये चीज़ को मैंने करने के बाद ये मोबाइल को मैंने ऑन किया हूँ। तो इसमें बहुत कुछ है आप लोग को सीखने के लिए। पहले सबसे पहले सीपीयू अगर है, ये दोनों नहीं है तो उसकी रीडिंग क्या होती है डीसी में। फिर बाद में रैम है तो रैम की रीडिंग क्या होती है, यूएफएस है तो उसकी रीडिंग क्या होती है। ये तीनों की अलग अलग रीडिंग मैंने इस वीडियो में मेंशन किया हूँ। आप लोग को सबको समझ में आ जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो पूरा टोटली स्किप करे बिना आप पूरा वीडियो वॉच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 से 2 बार देखोगे तो आपको इसकी रीडिंग समझ में आएगी, सीपीयू की, रैम की, यूएफएस की, ये रीडिंग समझ में आ जाएगी आपको डीसी की। ठीक है ना, तो यहाँ तक का मेरा वीडियो देखे जितने भाई भी, उसके लिए थैंक यू। अब मेरे पास डिस्प्ले आएगा तो उसका भी वीडियो मैं नेक्स्ट बना रहा हूँ, आ जाने दो, मैं उसका भी बना के आपको पूरा टोटली मोबाइल ऑन कंडीशन का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, जब तक के लिए वेट करो, मैं अभी थोड़ा इंतजार करता हूँ। जब डिस्प्ले बोल दिया आ जाएगा, मैं लगा के भी दिखा दूंगा आपको, पूरा मोबाइल ऑन कंडीशन का पिक्चर के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है ना। फाइनली अपना मोबाइल लगा दिए बोर्ड पे। अब इसको चेक करेंगे क्या कंडीशन में है।
मोबाइल अपना ऑलरेडी ऑन हो चुका है। और इसका जो कंडीशन था ये ऐसा था, इतना डैमेज था ये, इसके वजह से थोड़ा दिक्कत दिया। ठीक है, बस इतना सही काम था इसमें। जो CPU, EMC, रैम सब कुछ चेंज करके बदली किए, रिवॉल्व किए और फिर बाद में कंडीशन पे लेकर आए। आप लोग को बोर्ड भी दिखा देता हूँ मैं, वही बोर्ड है, कोई डाउट ना रहे। ठीक है ना। ठीक है, वही बोर्ड है और वही चीज़ है। और यहाँ पर जो रजिस्टर मिस हुआ था उसको भी चेंज किया हुआ, तो अपना सक्सेसफुली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।